अब हम लोग भाई फाइनली 1 साल के लंबे इंतजार के बाद कक्षा 12 में आ चुके हैं। देखो तो अब यहाँ से एकदम नई जर्नी, नया एकदम अध्याय, नया पाठ, नया चैप्टर, नए क्लास, सब कुछ नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? कक्षा 12 पे। देखो जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं या तुम भी ऐसा हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो कि सर कक्षा 11 में तो बहुत गड़बड़ हो गया, हम लोग कक्षा 10 का रिजल्ट जो था उसमें बहुत अच्छा गया था, उसको देख के एकदम खुश थे और ध्यान से कक्षा 11 पढ़े भी नहीं, क्योंकि कक्षा 11 में बोर्ड का परीक्षा देना भी नहीं है और कक्षा 12 का ही हम लोग को बोर्ड का परीक्षा देना है। तो कक्षा 11 तो ध्यान से पढ़े ही नहीं। तो सर अगर कक्षा 11 बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो क्या इसमें कि हम लोग को बातें समझ में आ सकती हैं? तो बोले बिल्कुल समझ में आ सकती हैं। अगर रेगुलर बेसिस से पढ़ते रहेंगे ना तो अपने अंदर ये भरोसा रखो कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कक्षा 11 बहुत अच्छा गया है कि नहीं गया है। कक्षा 12 में हम लोग अच्छा नंबर बोर्ड में एकदम अच्छे से पा सकते हैं। ठीक है, देखो समझो इस चीज को। जैसे शुरुआत की बात होती, आज से 4, 5, 6 साल पहले की बात होती तो गड़बड़ हो सकता था। क्यों? क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 11 भी आता था और कक्षा 12 भी आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बोर्ड की परीक्षा में केवल कक्षा 12 की ही चीजें आएंगी। अब अगर कक्षा 11 पढ़े रहते तो थोड़ा जल्दी समझ में आता। कक्षा 12 ही डायरेक्ट अगर पढ़ रहे हो, कक्षा 11 उतना अच्छा नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में जरूर से आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तो बात हम लोग कर लिए कि अब हम लोग को अपनी ताकत फिर से एकदम पूरी नई एनर्जी, जैसे नहीं किसी नई कक्षा में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग एकदम नई एनर्जी रखते हैं कि नहीं अब चलो नई कक्षा में आ चुके हैं, अब नई एनर्जी के साथ चीज़ों को चालू करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही तुमको एनर्जी बना के रखनी है और कक्षा 12 में एकदम ध्यान से रेगुलर बेसिस से पढ़ते रहोगे, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते रहोगे तो एकदम भरोसा रखो कि अच्छे नंबर से, बिल्कुल 80% से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, 80, 85, 90 की बात कर रहे हैं हम, उतने परसेंटेज मार्क्स से तुम जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। अब हम अपनी और अपने इस चैनल, अपने इस ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हम पहले तुमको ना अपने इस माई स्कूल के बारे में बता देते हैं थोड़ा बहुत कुछ। देखो माई स्कूल, इसमें हम लोग की ना टीचर्स की टीम है भाई। कई सारे टीचर्स हैं जो तुमको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कोई टीचर भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, कोई टीचर रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, कोई टीचर गणित पढ़ाएंगे और कोई टीचर जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम 11th और 12th के यूपी बोर्ड के बच्चों से बात कर रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों से, क्योंकि ऐसे तो और भी अलग अलग टीचर्स हैं और भी अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अभी 11-12 की बात करें अगर हम लोग, तो देखो हम लोग के पढ़ाने का सारे, हम लोग का मतलब क्या हुआ? हम लोग का मतलब कि सारे टीचर के पढ़ाने का एक फिक्स पैटर्न रहेगा। क्या पैटर्न है? देखो उस पैटर्न पे बात कर लेते हैं हल्का फुल्का। अगर तुम्हें ये बात पता है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो एकदम ध्यान से सुन लो कि जैसे कोई भी लेक्चर पढ़ाए हैं, जैसे मान लो कि मान लेते हैं कक्षा 12 में पहला चैप्टर कौन सा है बताओ? कक्षा 12 में जो पहला पाठ है वो है विद्युत आवेश व क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश व क्षेत्र या तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इनके बारे में है भाई। बोले हाँ सर ठीक है, इसके बारे में तो है। अब जब इनके बारे में है तो हो सकता है कि इसको हम लोग 10 लेक्चर, 8 लेक्चर, 5 लेक्चर, चाहे कितने भी लेक्चर तक पढ़े। मान लेते हैं कि इसको हम लोग 10 लेक्चर तक पढ़े। ठीक है, 10 अलग अलग वीडियो में हम लोग खत्म किए। तो जैसे तुमको कोई एक लेक्चर वीडियो मिलेगा ना, तो उसी के जस्ट बाद उसी लेक्चर पर बेस्ड हम लोग तुमको एक ना DPP देंगे, DPP। ठीक है, अरे सर ये क्या नया सा चीज आ गया क्या? बोले हाँ, ये अगर तुम्हें पता है तो ठीक ही है, नहीं पता तो जान जाओ। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल रहे हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक, अच्छा फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर इस DPP का ना सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है या तुमको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। अच्छा इस DPP में क्या है? इस DPP में ना हम लोग तुमको 10 क्वेश्चन देंगे, 10 प्रश्न मिलेगा तुमको। अच्छा ये 10 प्रश्न किस पर बेस्ड होंगे? तो ये जो 10 के 10 प्रश्न होंगे ना वो उसी लेक्चर पर बेस्ड होंगे। जैसे मान लो तुम कोई वीडियो देखे, उस वीडियो में तुमको कुछ मिला, मतलब कुछ पढ़ाया गया अच्छे से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस DPP में इसी लेक्चर पर बेस्ड 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 10 प्रश्न दिए। सर वो प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। जैसे तुम अगर देखो कभी बोर्ड का पेपर तो उसमें नहीं 3-4 शुरू में कुछ ऐसे बहुविकल्पी दिया रहता है और फिर से लिखने वाला रहता है, तो इसमें बहुविकल्पी भी रहेंगे और वो सब्जेक्टिव वाले जो लिखने वाले होते हैं ना वो भी रहेंगे। फिर अच्छा ये बहुत आसान कि बहुत टफ? तो बोले एकदम आसान रहेगा। और ये हम लोग कोशिश करेंगे ना
कि इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के खत्म होने तक में, जैसे मान लो 10 लेक्चर आया तो इस 10 लेक्चर हुआ तो 10 डीपीपी भी हो जाएगा। तो 10 लेक्चर 10 डीपीपी में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दें। खत्म कर दे का मतलब समझाते हैं तुमको कि जैसे मान लो तुम कोई लेक्चर देखे, मान लेते हैं कि इस चैप्टर में से मान लो कि एनसीईआरटी में मान लो 15 हेडिंग दिया हुआ, ठीक है, 15 हेडिंग दिया है, तो हम लोग ने एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। अगर हम 3 हेडिंग पढ़ा दे, तुम देखोगे ध्यान से, तो एनसीईआरटी अगर तुम कभी पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि अरे जैसे मान लो 3 हेडिंग है, मान लो हम तीसरे पर पहुंचे, अरे तीसरे डायरेक्ट आ गया क्या, 1 2 3, हम तीसरे पहुंचे ना, तो हम 2 और 1 एकदम निश्चित तौर पे खत्म कर चुके रहेंगे, ठीक है। हम लोग का ये पूरा लेक्चर पूरी तरह से एनसीईआरटी पर होगा, ठीक है, एनसीईआरटी पर बेस्ड। मतलब अगर मान लो तुम किताब नहीं भी पढ़ते हो ना, खाली वीडियो देख लिए और डीपीपी सॉल्व करे, तो तुम एकदम गारंटी मान लो कि तुम्हारा पहले तो पूरा एनसीईआरटी हम लोग क्लास में और डीपीपी में ही निपटा देंगे। और फिर अगर मान लो तुम कभी एनसीईआरटी पढ़ने का तुमको मौका मिला कि चले एनसीईआरटी पलट लेते हैं, तो तुम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि अरे एनसीईआरटी तो पूरी पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से लेक्चर किस पर हो, एनसीईआरटी पर हो, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी समझ लो, क्योंकि सीधी बात है ना भाई, हम लोग का जो बोर्ड का सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी पर आ गया है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और अगर पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेंगे तो हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो अच्छा स्कोर होगा ही होगा। कितना अच्छा होगा उस पर बात करते हैं। हम लोग का ये टारगेट है भाई कि अगर कोई बच्चा पूरा अच्छे से सब कुछ वीडियोस को देख रहा है तो उसका जो परसेंटेज होगा ना वो 80% से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 80 85 90, मतलब हम लोग मिनिमम 80 रख के चल रहे हैं कि जितना जितना हम लोग सब विषय पढ़ाएंगे उन सब विषय में 80% से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो क्या तरीका है, हम हल्का फुल्का फिर से बता दे रहे हैं। पहले लेक्चर बताएंगे पूरा कि मान लो एक लेक्चर मिला, फिर हम लोग क्या मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, डीपीपी, और फिर उसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। लेक्चर तो तुमको यहीं मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल पे ही, माई स्कूल के। लेकिन जो ये डीपीपी और उसका हल है ना, ये तुमको माई स्कूल के ऐप पर मिलेगा, ठीक है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे तुमको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो हम लोग का क्या तरीका रहेगा, लेक्चर, डीपीपी, फिर सॉल्यूशन, फिर लेक्चर, फिर डीपीपी, फिर सॉल्यूशन, फिर लेक्चर, फिर डीपीपी, फिर सॉल्यूशन। और हम लोग ना एनसीईआरटी पर जो बेस्ड पढ़ाएंगे उसमें पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है ना वो भी खत्म कर देंगे। मतलब जैसे मान लो कि तीसरी हेडिंग पर आए और मान लो इस हेडिंग में एक क्वेश्चन है, इस हेडिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं है और इसमें 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये तीसरी हेडिंग खत्म करेंगे तो तुम्हारा यहाँ वाला भी एक एग्जाम्पल और यहाँ वाला भी दोनों एग्जाम्पल निपटा देंगे, ठीक है। मतलब हम लोग यही कोशिश करेंगे कि तुम चाहे एनसीईआरटी पढ़े हो चाहे एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो, तुमको सारी चीजें पूरा का पूरा एनसीईआरटी एकदम इन वीडियोस के थ्रू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो चलो भाई, अब अपने यूट्यूब चैनल और हम लोग का प्रमोशन के बाद अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पे। अच्छा हाँ, अगर हम अपनी बात करें तो हम तुम लोगों को कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देख लो ध्यान से भाई, दिमाग लगाते हैं एक बार। रुक जाओ, गड़बड़, इसको मिटाते पूरा अच्छे से। चलो अब आते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान पे बात करने के लिए। तुम थोड़ी पुरानी बातें याद करो। अगर तुम ध्यान दिए होगी तो कक्षा 11 में कुछ नहीं तो तुमको बहुत सारे चैप्टर का नाम तो सुनाई दिया ही होगा। अगर कुछ भी नहीं उम्मीद हम करें तो कम से कम चैप्टर तो पता ही होगा कि हाँ सर, बहुत सरल रेखा में गति, सदिश, कार्य ऊर्जा और शक्ति, एनएलएम, बहुत सारी चीजें पढ़े हम लोग, खूब पढ़े। द्रव के बारे में, द्रव का गुण, यांत्रिक गुण, ठोसों का गुण, बहुत चीजें पढ़े, तरंग पढ़े, सब पढ़ लिए हम लोग। तो क्या 12 में भी उतना ही सिलेबस है क्या? बोले नहीं। 12 का देखो, कक्षा 11 में जो चैप्टर है ना वो ज्यादा थे और कक्षा 12 में हम लोग की चीजें कम है। मतलब एकदम हल्के फुल्के में काम चलना है। कक्षा 11 का जो सिलेबस था ना वो बड़ा था, बहुत बड़ा था। कक्षा 12 का सिलेबस इससे कम है, ठीक है। बहुत कम बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन कम है। कक्षा 11 में ज्यादा था, कक्षा 12 में कम है। अच्छा, बोले देखो कुछ चीजें से समझो। जैसे तुमको वहां पे क्या होता था, कक्षा 11 में ना मुख्यतः हम लोग किसकी बात कर रहे थे? कक्षा 11 में हम लोग मुख्यतः बात कर रहे थे द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। कक्षा 12 में हम लोग मुख्यतः बात करेंगे किसका बताओ? आवेश का, ठीक है। यहां किसकी बात कर रहे थे? द्रव्यमान की।
चीज़ों को ना यहाँ देखना थोड़ा आसान था। जैसे हम तुमसे बोलते थे कि देखो एक ब्लॉक रखा है, उसको धक्का दे रहे हैं, वो चल रहा है तो दिख रहा है। हम बोले देखो एक आदमी है जो सरफेस पर चल रहा है, बोले वो भी दिख रहा है। हम तुमसे बोले कि देखो ये मार्कर है, इसको अगर हम छोड़ रहे तो नीचे की तरफ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण दिख रहा है। तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ें थी। यहाँ देखना आसान था, यहाँ ना इजली चीज़ें दिख जाती थी। यहाँ थोड़ा कठिन है। क्यों? जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। जैसे तुम सुनो, इलेक्ट्रॉन सोचो, हम बोले चलो इलेक्ट्रॉन का दिमाग में पिक्चर बनाओ, तो इलेक्ट्रॉन का तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर बना बताओ? तुम्हारे दिमाग में खाली एक ही पिक्चर बना होगा। या तो किसी बच्चे के दिमाग में बना होगा कि इलेक्ट्रॉन लिख गया होगा बस, या तो किसी बच्चे के दिमाग में बस ऐसे आया होगा E-। हम बोले चलो प्रोटॉन सोचो क्या होता है, तो बोले प्रोटॉन P पे प्लस समझ में आया होगा, या कुछ बच्चों को वो E+ समझ में आया होगा। हम बोले न्यूट्रॉन सोचो, तो कुछ बच्चे उसको कैपिटल N या स्मॉल n सोचे होंगे बस। सोचो ऐसा तो नहीं है ना। तो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम लोग यहाँ चीजें देखे नहीं होते हैं। जैसे तुमसे बोले हाथी, घोड़ा, पहिया, AC, मार्कर, बॉटल, कैमरा, ये सब दिमाग में फटाफट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हम लोग खूब देखे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ चीजें देखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा विजुलाइज करना टफ है, लेकिन अगर कुछ बेसिक बातें पता है ना तो फिर मजा बहुत आने वाला है यहाँ पे भी। ठीक है, चलो दिमाग लगाते हैं भाई। हम तुमसे बताएं ना कि कक्षा 11 का सिलेबस ज्यादा था, कक्षा 12 का सिलेबस कम है। अब दिमाग में क्वेश्चन एक और आ सकता है तुम्हारे कि सर यहाँ पे तो हम लोग दैनिक जीवन की बहुत सारे उदाहरण देखते थे, देखे थे ना, बहुत सारे उदाहरण देख सकते थे। सही बात है। क्या यहाँ पर दैनिक जीवन का कोई उदाहरण मिलेगा? दैनिक जीवन का कोई उदाहरण? बोले हाँ बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण होंगे। ठीक है, आज तो तुम इसका हेडिंग, तो वीडियो का हेडिंग देख के समझ ही गए होगे कि आज हम लोग केवल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, चैनल के बारे में जानने वाले। तो चैनल के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम लोग सिलेबस समझेंगे। ठीक है, अब हम तुमको सिलेबस समझाते वक्त ये भी समझाएंगे कि उस सिलेबस की कुछ चीजें तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि जब हम तुमको दैनिक जीवन का कुछ उदाहरण दे रहे होंगे तो हो सकता है वो कुछ उदाहरण थोड़े टफ से हो जाए, तुमको समझ में नहीं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो हम तुमको ना फिगर के थ्रू उन चीजों को दिखाना चाहेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे कहीं वीडियो में स्क्रीन पर कहीं तुमको फोटो आ जाएगा, तो तुम उस चीज को अच्छे से देख और समझ पाओगे। लेकिन कुछ चीजें और भी ऐसी होंगी जो हम बोल भी रहे होंगे, फोटो भी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी कम समझ में आएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अगर जो हम आज तुमको बताएंगे सिलेबस के बारे में, अगर 50-60% भी समझ में आ गया तो भी बहुत है। क्योंकि जब हम लोग उस चैप्टर को, जैसे मान लो किसी चैप्टर की हम बात किए, उसका कुछ उदाहरण दिए और तुमको वो समझ में कि सर क्या बताएं इस उदाहरण में, तो कोई बात नहीं, तुम उस चैप्टर का वेट करना। जब वो चैप्टर आएगा ना तो तुमको वो उदाहरण भी समझ में आ जाएगा और उसके पीछे का कारण भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इस बात को समझ के रखना है भाई। कक्षा 11 का सिलेबस बड़ा था, चीजें विजुलाइज करना थोड़ा आसान था। कक्षा 11 का सिलेबस थोड़ा कम है, लेकिन चीजें विजुलाइज करना थोड़ा टफ है। लेकिन फिर भी दैनिक जीवन में इसके कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम तुमको बारी बारी एक एक चैप्टर का नाम लिखेंगे और उन चैप्टर को हम लोग को बारी बारी उदाहरण के साथ समझते भी चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक साथ सारे चैप्टर लिख दें, हम तुमको एक एक चैप्टर लिख रहे हैं और उसका उदाहरण देख लो, तब फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, देखना देखो भाई, सीक्वेंस लिख रहे हैं। ये कौन सा सीक्वेंस रहेगा? ये वही सीक्वेंस है जिसमें तुमको एनसीईआरटी में चैप्टर मिलेंगे 1 2 3 4 5 करते हुए, और इसी सीक्वेंस में हम लोग तुमको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो एनसीईआरटी का भी पहला पार्ट है और हम लोग भी सबसे पहले इसी को तुमको पढ़ाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चल बात करते हैं भाई थोड़ी। देखो, जैसे देखो यहाँ पे पहले वर्ड में ही तुम्हारे आ गया क्या? आवेश। जैसे द्रव्यमान के बारे में हम तुमको बताए थे ना, वैसे ही चीजें यहाँ पे भी हैं। जैसे हम तुमसे क्या बताए कि भाई द्रव्यमान हम लोग कक्षा 11 में पढ़े, वैसे यहाँ खूब आवेश 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 पढ़ना है। देखो समझो इस चीज को, जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। जैसे बोलो हम ये बोले मार्कर है,
तो बोले देखो इसका द्रव्यमान आंतरिक गुण है। जैसे हम कैप ढक्कन ले लिए, देखो ढक्कन के अंदर भी द्रव्यमान रहेगा ही रहेगा, ये उसकी आंतरिक गुण है। वैसे ही आवेश भी ना आंतरिक गुण है। अभी फिलहाल बस इतना समझ लो कि जिस तरह से द्रव्यमान होता है उसी तरह से आवेश होता है। जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, वैसे ही आवेश भी उसी वस्तु का आंतरिक गुण है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, ये कौन सा वर्ड है, इसको समझो। देखो क्षेत्र की बात तब करते हैं ना जब बिना टचिंग वाला फोर्स आता है, बिना टचिंग वाला फोर्स। जब बिना टचिंग वाला फोर्स आता है मतलब ऐसा बल लगे जो बिना टच किए ही काम चल जा रहा है। तुम याद करो, तुमको गुरुत्वाकर्षण में बताया गया होगा, तुमको हम यहाँ एक फोटो भी दिखा दे रहे हैं, देख लो ये फोटो। इस फोटो में तुमको ये चीजें क्लियर हो जा रही होंगी, यहीं कहीं आ रहा होगा कि जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है वो एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगा रहे हैं। दिख रहा है क्या ये चीज? देखो यहाँ पे हम हल्का फुल्का बना दे रहे हैं कि जो ये पृथ्वी है और जो ये चंद्रमा है, ये देखो एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रहा है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो बिना टच किए बल लग रहा है कि नहीं? तो जब बिना टच किए लग रहा होता है कोई बल ना, तो कंफर्म वहां क्षेत्र आता है। तुम ये कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, कि जब कोई दो द्रव्यमान की वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं तो वो अपने आसपास एक क्षेत्र पैदा कर देती हैं। जिस क्षेत्र में कोई और वस्तु जब रखते हैं, दूसरी वस्तु उस पहली वस्तु की वजह से फोर्स फील करती है। तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं? बिना टचिंग वाला फोर्स। और जब भी बिना टचिंग वाला फोर्स आएगा तो वहां क्षेत्र होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ विद्युत की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र आएगा। वहां गुरुत्वाकर्षण की बात करते थे इसलिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आता है। ऐसे जब चुंबक की बात करेंगे तो वहां चुंबकीय क्षेत्र आएगा। हम लोग की 11-12 में ना केवल 3 ही हैं, 11-12 में केवल 3 क्षेत्र हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, 1 पढ़ चुके हो, 2 यहां पढ़ना है। अच्छा, बिना टचिंग वाला फोर्स, क्या टचिंग वाला भी फोर्स हो सकता है? बोले हाँ बिल्कुल। देखो जैसे हम बोले हमको व्हाइट बोर्ड को दबाना है अगर, तो देखो हम ऐसे इसको हाथ से दबा रहे हैं, देखो ऐसे 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 दबा रहे हैं, तो अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ये दब गया, ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कुछ जादू लगा रहे दबा दिए, ऐसा नहीं हुआ। हमको तो इसको दबाने के लिए इसको टच करना पड़ा कि नहीं? तो देखो ये टचिंग वाला फोर्स है, टचिंग वाला फोर्स। ऐसे ही बिना टचिंग वाला फोर्स भी आता है। ठीक है, तो ये इस तरह की बात हो गई भाई। तो ये सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ना है। आवेश किस तरह का होता है, कितने तरह का आवेश होता है, बल कैसे लगता है, बल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, हल्का फुल्का तो समझिए क्षेत्र के बारे में ही, क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर भाई। विद्युत विभव और धारिता, देखो विद्युत विभव तो अभी हम तुमको नहीं समझा पाएंगे, तुमको उस पाठ में ही पता चलेगा। हम तुमको हल्का फुल्का ना धारिता के बारे में बताते हैं। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अच्छा कहीं देखे हैं क्या सर इसको ना देखो, हम तुमको इसका एक और नाम दे रहे हैं, हो सकता है तुम उसको सुने होगे, कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर सुने हैं क्या? हल्का हल्का याद करो, कंडेंसर कंडेंसर कंडेंसर। हाँ, कंडेंसर कहाँ सुनोगे बताओ? कंडेंसर सुनोगे फैन वैन के केस में। तुम देखो कई बार हम लोग के घर में फैन होता है, ऐसे जो दीवार पे लटका होता है, वो फैन लटका हुआ है मान लो, तो कभी कभी देखो ऐसे हम लोग पंखा चलाते हैं जब, तो घूमता नहीं है वो। तो हम लोग के जो घर के बड़े होते हैं या तुम ही होते होगे, तुम जाते होगे बाहर से कुछ डंडा वंडा लेके आते होगे और उसको ऐसे घुमा देते होगे। जब वो घुमा देते होगे तब वो पंखा चलने लगता होगा, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा इसका ना कंडेंसर खराब हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, एक व्हाइट कलर का होता है, तुमको यहीं के देखो यहाँ पे भी उसका फोटो आ जा रहा होगा कहीं, तो वो जो व्हाइट कलर का होता है ना, ऐसे व्हाइट कलर का ऐसे देखो ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे 2 वायर निकला होता है उसमें, वही लगा देते हैं, बदल देते हैं उसको, जितने भी मिलता हो, जितने भी रुपए का, उसको ऐसे आते हैं पंखे में बदल देते हैं, पंखे में लगा के। तो फिर क्या करते हैं, फिर तुम देखे होगे कि अब जैसे ही पंखा ऑन करते तुरंत पंखा घूमने लगता है। अच्छा पता कैसे चलता है? तो जब इसको कंडेंसर को लाया जाता है मार्केट से, तो उसको आपस में से टच कराया जाता है, तुम देखोगे उसमें चिंगारी निकलती रहती है, तब लोगों को समझ आता है अच्छा बढ़िया कंडेंसर है। लेकिन जो पंखे में खराब कंडेंसर निकालोगे ना, जब उसमें आपस में टच कराओगे तो चिंगारी नहीं आती है। तब जो हम लोग के घर में वो इलेक्ट्रिशियन आया रहता है, मैकेनिक,
लाइन बिजली बनाने के लिए, वो समझ जाता है कि अच्छा इनका कंडेंसर खराब हो चुका है, ठीक है। तो उसी को हम लोग हिंदी में धारिता या संधारित्र बोलते हैं, एक्चुअली में संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ना है कि कितने तरह का संधारित्र हो सकता है, क्यों यूजफुल है, कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और देखो तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, अगर तुम इसको ख्याल करो तो ये तो पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े हैं, 10 में पढ़े होंगे इसको, हल्की फुल्की कहानी कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, कक्षा 11 को तो याद है ही नहीं, कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत कहानी तो तुम्हें याद होगी ही नहीं, जैसे वो Q बराबर IT, Q बराबर NE, वो सब तो सुने ही होगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वो सब तो इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हम कुछ कुछ तुमको उदाहरण देते हैं, जैसे तुम देखोगे किसी का अगर घर बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत सारे कमरे हैं वहां पे, तो वहां पे 2 बैटरी या 3 बैटरी लगा देते हैं। देखियो क्या, 2-3 बैटरी लगा देते हैं, लेकिन इन्वर्टर जो रहता है, अरे बैटरी हो गया क्या ये, रुक जाओ, 2-3 क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारी बैटरी लगा देंगे। लेकिन इन्वर्टर जो वो एक ही है, या अलग अलग जगह लगा तो भाई इन्वर्टर भी अलग होगा, लेकिन अगर एक ही जगह 2-3 बैटरी है तो एक ही इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, तो उसमें किस तरह का कनेक्शन करते हैं, वहां क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है उसकी बात करेंगे। तुम देखे होगे कि कई बार हम लोग के घर में कुछ उड़ जाता है, जैसे मान लो पंखा लगाए हैं, देखो अरे पंखा दिख रहा है कि नहीं, मान लो कि पंखा है, ठीक है, पंखा जैसा कुछ लगाएं, पंखा खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसके आगे एक बल्ब लगाए हैं, वो बल्ब मस्त एकदम ग्लो करता रहता है। तो सोचो, लेकिन अगर मान लो हम कहीं एक का तार तोड़ देते हैं तो अगला चीज ही बुझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जलता रहता है, तो कैसा ऐसा हो रहा है। तो वहां पे क्या करते, तुम्हें अगर याद हो विद्युत धारा में तुम लोग पढ़े होगे, वो क्या चीज, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में संयोजन। यहाँ पे ना वैसा ही कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि घर में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं उन सब कनेक्शन को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत ज्यादा सीखेंगे यहाँ पर, समांतर क्रम में क्या फायदा है, श्रेणी क्रम में क्या फायदा है। वहां जैसे तुल्य प्रतिरोध निकालते थे ना कक्षा 10 में, वैसी चीजें यहाँ भी करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये सब होगा, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं भाई, ये तो हो गया, और क्या देखना है वो भी सुनो। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अब देखो, और एक और पाठ लेते हैं हम लोग, 5th, चुंबकत्व तथा द्रव्य। इन दोनों को ना एक साथ समझो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो तुमको जब चैप्टर पढ़ रहे हो, जब वो पाठ पढ़ रहे हो ना, तभी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ना इन सब की थोड़ी कहानी हम लोग को प्रयोग करनी है। तो देखो, इन दोनों को हम तुमको एक साथ समझाते हैं, तुम कुछ कुछ उदाहरण से समझो। तुम देखे होगे एक एक्सपेरिमेंट कि जैसे मान लो कोई कील लिए, और इस कील पर अगर हम लोग ऐसे तार लपेट दें ऐसे, और उस तार में हम लोग अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो तुम देखोगे कि छोटे छोटे कई सारे लोहे के कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। देखिए क्या ये, कि कील लो, कील पर ऐसे तार लपेट दो और उस तार में ना धारा प्रवाहित कर दो बैटरी से जोड़ के, तो तुम देखोगे कि वो जो कील है वो लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो तुम देखो इसमें क्या देखे हम लोग, इसमें हम लोग देखो कि देखो विद्युत धारा की वजह से जो लोहे की चीज है वो चुंबक बन गया कि नहीं। तो देखो, और तुम्हें याद हो तो भाई विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा, याद करो पुरानी कहानी, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं कि नहीं। मतलब अगर आवेश बह रहा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ विद्युत धारा है अगर, तो निश्चित तौर पर आवेश चल रहे होंगे कि नहीं। तो देखो, गतिमान आवेश की वजह से क्या मिल गया हम लोग को, चुंबकत्व मिल गया। अरे लोहे के कण को कौन आकर्षित करता है, चुंबक ही तो करता है ना। तो तुम देखो विद्युत धारा बहा के हम लोग इस कील को चुंबक जैसा बना लिए कि नहीं, और जैसे ही कनेक्शन तोड़ोगे तो ये जो लोहे के कण हैं वो तुरंत दूर की तरफ जाके ऐसे जमीन पर या गिर जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही कनेक्शन जोड़ दोगे तो उस कील से वो जो लोहे के टुकड़े हैं वो चिपक जाएंगे। तो ये देखा गया। अच्छा और कुछ है क्या, बोले और कुछ भी। जैसे तुम अगर ध्यान दो, तुम ये कर भी सकते हो घर पे भी। जैसे मान लो तुम कोई लोहे का टुकड़ा लिए, अरे ये तो लोहा नहीं है ना, लेकिन मान लो कि अगर ये लोहा होता तो हम इसको जमीन के नीचे कुछ गड्ढा करते और इसको रख दें। इसको कुछ दिन बाद जब निकालोगे ना
तो जब तुम देखोगे तो ये लोहे के कड़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो हम लोग क्या कर दिए कि भाई अगर हम किसी रॉड को जमीन के नीचे रखें तो वो चुंबक का व्यवहार करने लगा कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। तो यहाँ से हम लोग को एक और चीज सीखने को मिली कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्य है, जो भी मैटर है, वो भी चुंबक जैसा व्यवहार कर सकता है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मैटर हैं जो चुंबक जैसा व्यवहार करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तुम अभी बस नाम सुन लो। जैसे जैसे हम लोग उस पाठ में पढ़ेंगे ना, तो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, तब वहां सब कुछ ढंग से क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब देखो, फिर हम लोग एक पाठ पढ़ेंगे, क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ध्यान देना इस पर, प्रेरण। ये भी अपने आप में ना एक बहुत बड़ी खोज थी। जैसे तुम सोचो ध्यान से, तुमसे अगर हम बोले कि एक बल्ब लो, ये बल्ब, ठीक है, ऐसे डिजाइनदार, मान लो कि बल्ब है, हम बोले कि ये बल्ब है और ऐसे कनेक्शन बना दो, क्या ये बल्ब जलना शुरू करेगा? ग्लो करेगा? जलना मतलब वो जलना मत समझ लेना, ठीक है, ग्लो करेगा। देखो एक बल्ब लिए, बल्ब का से दो हुंडी है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तुम एक तार लो, प्लस माइनस को जोड़ दो, बताओ ये बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा। ऑब्वियस बात है भाई, कह रहे सर जलने के लिए, ग्लो करने के लिए कहीं ना कहीं से तो बिजली चाहिए इसको। लेकिन जानते हो क्या होता है, इसमें हम लोग एक जुगाड़ लगाए, क्या कि भाई हम लोग यहाँ पे कोई स्रोत रखते हैं, स्रोत, और उस स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे कनेक्शन कर दिए इस तरह से कुछ, और यहाँ पे ना कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। तुम जब यहाँ कुछ जुगाड़ लगाओगे ना, यहाँ पे या तो इसका स्रोत का विभव तो जानते होगे ना, विभव नहीं होता कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट ये सब। तो अगर मान लो इसका हम लोग वोल्टेज, वोल्ट बढ़ाएंगे घटाएंगे ना, या तो बढ़ा दो या तो घटा दो, जब तुम ऐसा देखोगे ना तो उसमें क्या होगा ना, ये जो बल्ब है वो जलना शुरू कर देता था। तो गजब की खोज थी कि भाई देखो इसमें कोई भी स्रोत नहीं लगाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा था। जैसे मान लो अगर फैन होता तो फैन घूमने लगता, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इससे हम लोग क्या क्या फायदा ला सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे बताओ? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो बस इतना ही समझ लो। अच्छा, और आगे बात करते हैं भाई, सुनना ध्यान से। फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग का है 7th, वो है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। अब दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, वो समझना। सर यहाँ तो हम लोग विद्युत धारा पढ़े थे, ये क्या आ गया? तुम अगर सुने हो क्या कभी, AC DC तो सुने ही होगे ना। तो जो ये प्रत्यावर्ती धारा है ना, ये है AC, और जो ये विद्युत धारा है ना, वो क्या है बताओ? ये है DC, ठीक है। अब दिमाग में हो सकता है किसी बच्चे को ये तो बात पता हो सकता है नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता हम उनको समझा देते हैं अच्छे से कि देखो जो ये प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत धारा की कहानी वो समझो। विद्युत धारा हम लोगों को, ये जो DC करंट है वो किससे मिलता है? जो ये DC करंट है ना, वो हम लोगों को मिलता है बैटरी से, ठीक है। और इसका हम लोग बिजली का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं मतलब यही हम लोग का खंबे से आता है, पोल से। अच्छा, तो ये आता है पोल से और ये आता है बैटरी से। देखो हम एक स्टेटमेंट देना, उसको समझना। जो भी इंस्ट्रूमेंट ना बैटरी से चलता है वो कभी भी इससे नहीं चल सकता, और जो इससे चलता है ना वो कभी भी बैटरी से नहीं चल सकता है। मतलब अगर इससे तुम पंखा, टीवी या ऐसा कुछ चला रहे हो तो वो इस बैटरी से नहीं चलेगा कभी भी। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम लोग के घर में इन्वर्टर होता है तो नहीं, ऐसे हम इन्वर्टर का बटन दबाते हैं, जैसे लाइट कट गई मान लो, तुम ऐसे बटन दबाए तो तुरंत क्या होता है बताओ? कि लाइट गई, लेकिन इन्वर्टर जैसे चालू करते तुरंत क्या मिल जाता हम लोग को भी? पंखा भी चलने लगता है, बल्ब भी जलने लगता है, और जो टीवी है वो भी चलने लगता है। तुम ध्यान दो, वो डायरेक्ट बैटरी से नहीं चला। तुम खुद ही अभी बोले क्या कि बीच में क्या, किसका बटन हम लोग दबाए थे बताओ? हम लोग बटन दबाए थे इन्वर्टर का। तो बीच में क्या आया बताओ? इन्वर्टर आया ना, तो ये यहीं पर हो गया क्या कि बैटरी को डायरेक्ट
उस बल्ब को या पंखे को डायरेक्ट धारा नहीं पहुंचानी पड़ी है, पहले बैटरी से एनर्जी ऊर्जा निकली और किस में गया बताओ, इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या किया बताओ, इन्वर्टर जुगाड़ लगा दिया। कैसा जुगाड़, इन्वर्टर जो है वो उस डीसी करंट को किस में बदल दिया है, एसी में। और जब वो करंट एसी में बदल गया तो फिर चलाओ पंखा टीवी जो चलाना है वो चलेगा आराम से। अच्छा, और जब चार्ज होता है, सोचो लाइन आ गई जब, तो हम लोग नहीं इन्वर्टर बुझा देते हैं, लाइट आती है तो इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब सोचो ना, अगर बैटरी डीसी खर्चा करता है तो उसको डीसी करंट चाहिए भी, तो इन्वर्टर उल्टा काम भी करता है। क्या कि जो ये एसी करंट है ना उसको बदल देता है किसमें बताओ, डीसी करंट में भी। तो एसी को डीसी में बदलता है कब, जब चार्ज करता है, और डीसी को एसी में बदलता है कब, जब डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये भी हम लोग खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसमें प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अल्टरनेटिंग करंट। कई बार लोग पूछते हैं बताओ कौन खतरनाक है, डीसी खतरनाक है, एसी खतरनाक है। कि मान लो कोई लड़का है गया एसी को सीधा पकड़ लिया, खंभा को पकड़ लिया जाके डायरेक्ट, एकदम मस्त झटका विटका लगा, उलट पुलट गया। और मान लो कोई ऐसा है जो बैटरी वाले तार को डायरेक्ट पकड़ लिया, वो डायरेक्ट उलट पुलट गया मान लो, तो पूछा जाता है कि बताओ कौन खतरनाक है, डीसी खतरनाक है, एसी खतरनाक है। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, इसको हम समझाएंगे कैसे हो रहा है। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग के घर में जो बैटरी होता है उसको तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे टच कर लेते हैं उसका वायर, लेकिन फिर भी हम लोग को करंट तो नहीं लगता है। तो वो इसलिए नहीं लगता है ना क्योंकि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो बहुत कम है, 10 वोल्ट या 15 वोल्ट की बैटरी होती है या 12 वोल्ट की बैटरी होती है, इसलिए उसका विभव बहुत कम होता है, इसलिए झटका नहीं लगता है। अगर उसका विभव ज़्यादा होगा ना डीसी वाले का, तो भी मारेगा तो एकदम खतरनाक हो जाएगा जीवन। ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, तुम एक और चीज़ देखी होगी, क्या देखी होगी, हम लोग के जब गाँव के या शहर नगर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, देखे हैं क्या, ट्रांसफार्मर देखे नहीं होता है कि कभी कभी बोलते हैं कि अरे यार आज तो बिजली नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर उड़ गया है। उड़ गया मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ही चला गया, मतलब उड़ गया मतलब खराब हो गया है। अब बात आती है कि सर ट्रांसफार्मर कहाँ देखे हैं, तो वहीं शहर के बाहर से 2-3 ऐसे खंबे लगे तो उस पर रॉड पे ऐसे बड़ा सा एकदम ट्रांसफार्मर सा रखे रहते हैं, या कहीं पे ऐसे जाली सा घेर देते हैं और वहाँ से मस्त ऐसे कंकाल बना रहता है, ऐसे कंकाल बना रहता है और लिखा रहता है खतरा, डेंजर वेंजर लिखा रहता है पूरा खतरनाक सा एकदम। तो वो जो है ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, रुक जाओ, ये उसको हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, ट्रांसफार्मर। ये कहाँ लगा है, ये वहाँ लगा है जहाँ हम लोग के गांव के बाहर या नगर के बाहर एक जगह होगा जहाँ जहाँ हम लोग ट्रांसफार्मर सेट किए रहते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा ही ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पे भी जहाँ बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक नगर या गाँव के पास जहाँ बिजली आती है और एक जहाँ बिजली पैदा की जाती है। दोनों को बोलते भले ट्रांसफार्मर है, लेकिन दोनों का काम एकदम उल्टा पुल्टा रहता है। मतलब ये जो काम करता है वो जो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा वो जस्ट उल्टा कर रहा होगा। ठीक है, दोनों एकदम अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, क्या ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसी पार्ट में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब भाई ये सब क्या चल रहा है हम लोग का, ये सब हम लोग का देखो एनसीईआरटी के ना, तुम्हें ये तो पता ही है ना कि 2 पार्ट में एनसीईआरटी वाली भौतिक विज्ञान है। तो अभी पहला पार्ट चल रहा है और इस पहले पार्ट का आखिरी चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब समझते हैं इस चीज को, विद्युत चुंबकीय तरंग। सुनना ध्यान से, ये पहले हम लोग देखे हैं क्या कहीं, बोले बिल्कुल। एक्चुअली में अगर हम सही से बोले ना तो इसकी वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है या जो तुम्हारे आसपास प्रकाश है वो प्रकाश भी एक तरह का क्या है बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपना मोबाइल लिए, अगर अभी इस मोबाइल पर कोई फोन करेगा तो ये मोबाइल ऐसे रिंग करना शुरू कर देगा, ऐसे बजना शुरू हो जाएगा। तो तुम सोचो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना जिसकी वजह से मोबाइल बजना शुरू हो गया। तो वो जो आया ना उसको हम लोग मोबाइल तरंग बोलते हैं। तो मोबाइल तरंग भी क्या है बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अपने घर में जब टीवी देखते तो नहीं ऊपर छत के ऊपर डिश लगा होता है या डीटीएच लगा होता है, तुम देखोगे जब बारिश आती है तो वो एकदम खराब सा सिग्नल हो जाता है। तो तुम समझो वो जो टीवी पे आ रहा है, यानी रेडियो हम लोग खुर करता है, उसको सेट करते हैं। अब तो खैर रेडियो कम यूज करते हैं, लेकिन रेडियो अगर जब यूज किया जाता है तो वहाँ पे भी ऐसी ही कहानी है। तो वो क्या है, उसको हम लोग टीवी तरंग या रेडियो तरंगे बोलते हैं। तो वो भी किस तरह की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं। अच्छा,
और अगर हम बात करें, तुम देखो कई बार जैसे हम लोग को कहीं चोट लग जाती है हड्डी वड्डी में, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि इसका एक्सरे करा लीजिए इस हड्डी का अपने। तो हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, पहले तो एक्सरे देखे हैं कि नहीं, सोचो एक्सरे देखे हैं कि नहीं बताओ। तो एक्सरे तो नहीं देखे होंगे ना। अरे एक्सरे पेपर देखते हो, जिस पे एक्सरे हुआ रहता है वो देखे रहते हो। एक्सरे दिखता थोड़ी, जैसे मान लो जो एक्सरे मशीन है उसके पास जाके, जैसे मान लो हमारा चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, तो हमारे चेस्ट पे हम उसके पास खड़े हो गए तो वो डायरेक्ट ऐसे रेज निकलती हैं, तो हमको रेज दिखती थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेस्ट का क्या ले लेते हैं, एक्सरे ले लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो एक्सरे भी एक तरह की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, ठीक है। तो ये हम लोग के 8 चैप्टर पढ़ने किसमें, भाग 1 में, ठीक है। हम देखो तुमको कुछ उदाहरण समझाएं, हो सकता है हम तुमसे बोले ना ये बात, हम तुमसे पहले ही समझाए थे बात, कि तुम ये मत समझो कि सर इसके पीछे का कारण समझे तुरंत, ऐसा नहीं होगा। वो तुमको समझाएंगे अगर हम अभी ना, तो भी समझ में नहीं आएगा कई चीजें। तो वो क्या, उस पाठ का वेट करो, जब वो पाठ आएगा ना तो उस बात को एकदम ढंग से क्लियर करेंगे और तब वो चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ की बात करेंगे तो पीछे चैप्टर का इसमें यूज है, इसलिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले एक्सरे समझाने की, वो तुमको नहीं समझ में आएंगी अभी चीज़ें। तो तुम्हें बस इतना समझ के रखना है कि अभी तुम बस ये देखो कि हम लोग भौतिक विज्ञान का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उनको अपने डेली लाइफ में देखते हैं। बाकी उसके पीछे का कारण क्या है वो तो हम लोग उस पाठ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं भाई, चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। अब यहां ध्यान दो, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी ना ये भी हम लोग अच्छे से 10 में पढ़े हैं। तुम्हें याद है हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे वहां पे, रुक जाओ बहुत छोटा छोटा लिख दिए क्या भाई। प्रकाश का हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, परावर्तन, और क्या पढ़े थे, अपवर्तन, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे वहां पे। जैसे तुम ये देखे होगे कई बार मूवीज वगैरह में, पिक्चर में देखते हो ना कि जैसे मान लो, या तुम इसको डेली लाइफ में भी देखे होगे कि अगर मान लो हम लोग धूप वाली, जैसे एकदम दोपहर का समय कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई दूर गाड़ी खड़ा किया रहता है और शीशा उसका टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसका शीशा हम लोग की आंख पे चमकता रहता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सूर्य के प्रकाश का परावर्तन हमारी आंख में हो रहा है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कई उदाहरण है। तुम देखो कई बार हम लोग के घर में खिड़कियां, कहीं दूर घर की कोई खिड़की या शीशा लगा होता है तो वो भी चमकता रहता है कभी कभी सूर्य के किरणें से, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई दर्पण लें, दर्पण ऐसे सामने रखें, और अगर, अच्छा थोड़ा मैं बताना ना, मैं क्वेश्चन पूछना, सोच समझ के बताना, 1 मिनट के लिए चाहो तो वीडियो रोक भी लेना। मान लो कि तुम एकदम अंधेरे कमरे में सोचना ना, इसका रीजन हम बताएंगे भी। एकदम अंधेरे कमरे में है, तुम्हारे पास हाथ में एक टॉर्च है, शीशा है और तुम हो, तो टॉर्च कहाँ जलाओगे, अपना चेहरा देखने के लिए। मान लो शीशा तुम हाथ में लिए हो, तुमको टॉर्च जलाना है, तो टॉर्च अपने चेहरे पर जलाओगे कि शीशे पर जलाओगे कि तुमको अपना चेहरा दिखाई दे, बताओ। तो टॉर्च हम लोग कहाँ जाते हैं बताओ, अपने चेहरे पर जलाते हैं कि नहीं, चेहरे पर जलाते हैं तो हम लोग को शीशे में दिखाई देता अपना चेहरा, कैसे बताओ। तो हुआ क्या कि जो लाइट पड़ी ना वो चेहरे पर से पड़ के उस शीशे में जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होके, मतलब परावर्तित होके वापस आता है, तो हमको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो परावर्तन के ना कई सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण जैसे हम लोग समझ पाते हैं प्रकाश के इस गुण के बारे में, ठीक है। अच्छा अपवर्तन भी देखते हैं क्या, बोले हाँ। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन वो होता है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। देखना ध्यान देना, जैसे मान लो कि अगर कोई हम लोग डब्बा टाइप कर लें कुछ, इस डब्बे में ऐसे अगर मान लो पानी भर दिए, ठीक है, तुमको यहाँ फोटो भी आ जाएगा अभी, वो फोटो भी देख लो अच्छे से। उसमें अगर हम लोग ऐसे मान लो ये मार्कर ही है, इस मार्कर को ऐसे डुबा दें ऐसे पूरा, जब तुम पानी भरोगे तो ऊपर का पोर्शन तो ठीक है, लेकिन जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। देखो कैसे, ऐसे देखो इधर की तरफ चलाता है, ऐसे ये इधर था और पानी की वजह से हल्का सा हम लोग को लगता है कि यार वो तो जो है वो मार्कर जो है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये करके देखना, ये होता भी है। तुमको कैसे पता चलेगा, ऐसा मत कर देना कि बाल्टी में भर दिए, अब बाल्टी इधर से कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई ट्रांसपेरेंट सा गिलास लेना, उसमें पानी भरना,
जब तुम मार्कर या पेन डालोगे उसमें तो तुमको जो पार्ट पानी में डूबा हुआ होगा वो हल्का सा शिफ्ट हुआ दिखाई देगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? अपवर्तन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और प्रकाशिकी यंत्र क्या होता है ये तो तुम बहुत अच्छे से देखे होगे। जैसे मान लो अगर कभी तुम्हारी तबीयत खराब हुई होगी, मतलब ऐसा हो नहीं, लेकिन मान लो अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई होगी या किसी घर वाले की हुई होगी, तुम देखे होगे कि जब डॉक्टर बोलता है कि जाओ भैया खून की जांच करानी पड़ेगी, तो तुम देखो ऐसे जब खून की जांच कराते हैं तो खून का एक बूंद वो डॉक्टर लेता है और ऐसे नीचे रखता है, ऊपर यहाँ से कुछ देखता है, तो वो जो देख रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं। और एक प्रकाशिक यंत्र तो हम लोग बार बार उसमें पाते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स में, वो लोग नहीं खरीदते हैं 10 रुपये 5 रुपये का, उसमें छोटा सा लेंस दिया रहता है प्लास्टिक का, तो हम लोग नहीं खेल खेलते थे सूरज जी वाला, कैसे सूरज के पास जाते तो बिंदु बन जाता है और उस बिंदु को पेपर पे रखते हैं या किसी के हाथ पे रखते तो हाथ जलने लगता है, या पेपर रखते तो पेपर भी गर्म होकर तुरंत जल जाता है। तो वो सब क्या है? वो सब प्रकाशिक यंत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, मतलब छत के ऊपर कुछ लोग छत पे लगाए रहते हैं, तारों को देखते हो तुम कभी कभी टीवी में देखे होगे कि जब कोई चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो लोग अपने छत के ऊपर लगाए रहते हैं खगोलीय दूरदर्शी और उससे चंद्रमा को या दूर दूर के ग्रहों को देखते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलो आगे देखो, 10वां 10th है तरंग प्रकाशिकी। जानते हो ये बहुत बड़ी समस्या थी। लोग जब प्रकाश के बारे में जाने ना तो लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होने लगा कि प्रकाश क्या है, कण है कि तरंग है। अभी हम इस पे नहीं आ रहे, ये खुद ही अपने आप में 1-1.5 घंटे का टॉपिक है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आया, तो कुछ लोग कण माने, कुछ लोग तरंग माने। इसलिए तुम कई जगह देखोगे प्रकाश की दोनों प्रकृति बोली जाती है कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। ठीक है, सही से अगर हम बोले तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है, अभी तो एकदम कंफर्म कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। कहीं कहीं लोग उसको कण मान के चलते हैं, कहीं कहीं उसको तरंग मान के चलते हैं, क्योंकि प्रकाश जो वो दोनों का गुण दिखाता है। ठीक है, तो ये ऐसी बात है। तुम ध्यान दो, तुमको हम एक चीज दिखाते हैं ना, अभी देखो, सुनना ध्यान से। देखो तुमको ना तरंग प्रकाशिकी में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले मेन। एक होता है व्यतिकरण, एक होता है विवर्तन, एक होता है ध्रुवण। नाम से तो तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, फिर से सुन लो नाम, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है, हम तुमको एक का उदाहरण समझा रहे हैं बस। देखो ये जो मार्कर दिख रहा है ना, इस मार्कर की बस परछाई देखो तुमको। देखो अभी इसकी परछाई एकदम सही से दिख रही होगी, नहीं दिख रही है क्या? देखो भाई ऐसे दिख तो रहा होगा कुछ कुछ, मार्कर की परछाई दिख रही है ना, देखो दिख रहा है। अब देखो हम इस मार्कर को थोड़ा दूर लेके जाएंगे, देखना सुनना ध्यान से। देखो हम इस मार्कर को दूर लेके जा रहे हैं, देखो मार्कर की परछाई पे ध्यान दो। अरे हमारे हाथ पे मत देखने लगना सब, मार्कर की परछाई पर ध्यान दो। देखो 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 मार्कर का परछाई देखो, पहले यहाँ बहुत गाढ़ा था, देखो धीरे 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 क्या हो रहा है, एकदम हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है। देखते रहो, रुक जाओ रुक जाओ। देखो थोड़ी देर बाद देखो तुमको ऐसा लगेगा कि मार्कर का परछाई ही गायब हो गया। देखो हम अपना हाथ रख रहे हैं, देखो मेरे उंगली का परछाई बन रहा है, लेकिन मार्कर का परछाई देखो एकदम हल्का हो गया है। अरे तभी तो इसका, अरे जैसे ऐसे होता तो देखो दोनों का परछाई दिखता कि नहीं, लेकिन देखो अब मार्कर की परछाई एकदम हल्की हो गई है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है ना वो इसके किनारों पर मुड़ जा रहा है। अभी बस इतना समझ लो कि प्रकाश जो होता है वो वस्तु के किनारों पर मुड़ जाता है। वो जो मुड़ता है, कैसे मुड़ता है, क्यों मुड़ रहा है, कितना मुड़ेगा, वो सब यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लो। अच्छा और देखते हैं भाई, अगला चैप्टर है हम लोगों का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, अभी हम तुमको बता रहे थे ना वही वाली बात, देखो यहाँ आ गई कि भाई जो प्रकाश किरण होता है उसकी द्वैत प्रकृति बोल देते हैं कि कब कण है कब तरंग कुछ पता ही नहीं है, तो दोनों प्रकृति बोल दिया गया कि जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा बोल देंगे कि वो कण भी हो सकता है, मतलब तरंग भी हो सकता है और कण भी हो सकता है। ठीक है, दोनों गुण होता है उसमें। ये सब हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे इसमें हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, वो भी पढ़ना है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में कुछ बेसिक बातें तो तुम पक्का केमिस्ट्री में भी पढ़ ली होगी कि भाई परमाणु होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में मिलता है। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग खूब अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। 13वां जो चैप्टर है वो क्या है, वो है नाभिक के बारे में। अब तुमको ये तो पता होगा ना, तुमको हम एक उदाहरण दे देते हैं कि परमाणु नाभिक में क्या है। जैसे मान लो अगर परमाणु पूरा स्टेडियम है, मान लो एक बार को
कि अगर परमाणु पूरा स्टेडियम होता ना तो नाभिक जो है वो उस परमाणु में रखा हुआ क्रिकेट का गेंद है। फिर से सोचो, परमाणु क्या है, पूरा क्रिकेट का स्टेडियम है, तो नाभिक एकदम छोटा होता है। कितना छोटा, बोले उस स्टेडियम में गेंद जितने जगह घेरता है ना बस उतना जगह नाभिक होता है, बाकी सब जगह खाली होता है। और उस पूरे जगह में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों पर बेस दो खतरनाक तरीके के बम बनाए गए हैं। कौन से बताओ, एक है परमाणु बम और एक कौन सा है बताओ, हाइड्रोजन बम। सुने हैं क्या ये दोनों नाम, बोले बहुत खतरनाक बम है भाई। इसका तो एक किया भी गया था ना, वो हिरोशिमा नागासाकी वाला सुने ही होगे कि वो विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका गिरा दिया था। तो परमाणु बम हाइड्रोजन बम है। हम इसके बारे में भी हल्का फुल्का बताएंगे कि भाई परमाणु बम को बनाते कैसे हैं। वैसे तो बहुत खतरनाक बात है, लेकिन फिर भी परमाणु बम हाइड्रोजन बम के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। जितना परमाणु बम खतरनाक है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक कौन है बताओ, हाइड्रोजन बम है। ठीक है, हल्की फुल्की बात हम लोग इस पर भी खूब अच्छे से करेंगे। और फिर आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, अर्धचालक के बारे में। ठीक है, अर्धचालक पूरा बड़ा सा नाम है इसका, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, खूब बड़ा सा नाम है इसका अर्धचालक। जितना बड़ा नाम है ना उतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भाई। देखो समझाते हैं हम तुमको, इतना समझ लो ना कि ये पूरा जैसे तुम 12 पास करके किसी कॉलेज में जाओगे ना तो ये पूरा खुद अपने आप में पूरा एक ब्रांच बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, उसमें हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझो, तुम्हें याद करो, जैसे टीवी पहले बहुत मोटे मोटे होते थे कि नहीं, अब टीवी देखो कितने पतले पतले आ गए। पहले मोबाइल खूब बड़ा मोटा चौड़ा सा होता था, अब मोबाइल देखो एकदम पतला पतला हो गया कि नहीं। वो सब किसकी वजह से हो पा रहा है, वो सब अर्धचालक की वजह से हो रहा है। क्योंकि अब हम लोग ना कॉपर एल्यूमिनियम सब की बात कम करते हैं, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम क्या है, चालक है। लेकिन अर्धचालक क्या है, वो एकदम खतरनाक चीज है। जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल लेना ना, कि इतना बड़ा चालक है, इतना बड़ा, हमको इतना बड़ा प्रतिरोध चाहिए। ठीक, इतना बड़ा कि भाई इतना बड़ा चालक लिए, हमको इतना प्रतिरोध चाहिए। और अर्धचालक मान लो हमारे पास ये है, तो अब इतना प्रतिरोध चाहिए ना, तो ये अर्धचालक इतना प्रतिरोध दे सकता है आराम से। कुछ जुगाड़ लगाएंगे इसमें हम लोग अर्धचालक में, और वो इतने बड़े चालक के बराबर प्रतिरोध दे देगा। ठीक, अब मान लो तुमको क्या चाहिए कि नहीं, हमको ना इतने बड़े चालक का प्रतिरोध चाहिए, तो भी इतना बड़ा ही अर्धचालक इसका प्रतिरोध भी दे देगा। मतलब सोचो, अगर तुम्हारे पास छोटा चालक है, रुक जाओ पकड़े कैसे, ऐसे देखो, ये छोटा चालक है, ये बड़ा चालक है, तो तुमको चाहे इसका प्रतिरोध चाहे इसका प्रतिरोध तुम इतने बड़े अर्धचालक से पा सकते हो। ठीक है, मतलब हम लोग क्या किए ना कि अर्धचालक का बिना शेप बदले कुछ दूसरा जुगाड़ लगा के, क्या दूसरा जुगाड़ हम वो नाम ले लेते हैं अशुद्धि, इम्प्योरिटी होती है, वो अशुद्धि बढ़ा घटा के। अभी अशुद्धि क्या होती है इस पे मत आओ, बस इतना समझ लो कि अशुद्धि बढ़ाने घटाने से अर्धचालक का प्रतिरोध बदल सकते हैं। तो वो छोटे चालक का भी प्रतिरोध दे सकता है और बहुत बड़े चालक का भी प्रतिरोध दे सकता है। इसीलिए अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट होता गया और धीरे धीरे हम लोग की चीज़ों को बहुत आसान करता गया। बड़ी बड़ी टीवी एकदम पतले हो गए, बड़े मोटे जो क्या था बताओ, बड़े मोटे क्या थे, मोबाइल, हाँ मोबाइल जो थे उनको भी एकदम पतले पतले मोबाइल में बदल दिया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, अर्धचालक की वजह से। एक और चैप्टर है संचार व्यवस्था, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है हम लोगों के, ठीक है। तो अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हट चुका है शायद। तो तुम्हें ख्याल रखना है कि भाई 14 चैप्टर हैं ये, क्योंकि सिलेबस तो बार बार बदलता रहता है, कई बार हो सकता है फिर ले आए उसको। अगर वो वापस आ जाएगा तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, संचार व्यवस्था को भी। अभी फिलहाल सिलेबस के हिसाब से तो हम लोग के ये 14 चैप्टर ही हैं, और ये जो बाकी हैं 9 से 14 चैप्टर ये किस में मिल जाएंगे तुमको, भाग 2 में मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़ने किसमें, कक्षा 12 के सिलेबस में अपने भौतिक विज्ञान के, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्या बताओ, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलो नोट कर लो सब कुछ, बस करो यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू।